ये कहानी है अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट में एक जगह है स्पॉट्सल्वेनिया। स्पॉट्सल्वेनिया शहर में करीब बात 1996 की है। तारीख थी 9 सितंबर 1996। तो इस शहर के एक घर में दो बहनें शाम के वक्त में अकेली थीं और दोनों जो बहनें थीं उनमें छोटी बहन जो थी वो सोफिया नाम था उसका। सोफिया अपनी घर के सीढ़ी पर बैठकर नोट्स बना रही थी, पढ़ाई की तैयारी कर रही थी और उसकी उम्र थी करीब उस वक्त 19 साल और उसकी बड़ी बहन 21 साल की पैम वो घर के अंदर थी। थोड़ी देर पहले वो अपनी बहन से मिली थी, देखा बहन पढ़ाई कर रही, उसने कहा डिस्टर्ब करेंगे नहीं, अंदर थी। लेकिन कुछ वक्त बीता और ये लगा कि अब वो अपनी नोट्स बनाकर घर के अंदर वापस आएगी। सोफिया अंदर आई नहीं, पैम ने आवाज़ दी, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, पलट के कोई आवाज़ नहीं आई। जब काफ़ी देर हो गई तब सोफिया को चिंता हुई, वो बाहर आई कि आखिर उसकी बहन क्या कर रही है, अब तक क्यों पढ़ रही है। बाहर आती है तो देखती है कि सीढ़ी पे सोफिया तो नहीं है लेकिन उसके नोट्स और किताबें वहीं पड़ी हुई हैं। उसे बड़ा अजीब लगता है, किताब छोड़कर, और एक कोक का कैन भी पड़ा था। वो सीढ़ी से नीचे उतरती है, अपार्टमेंट में चारों तरफ देखती है, आवाज़ लगाती है, बाकी पड़ोसियों से दोस्तों से पूछती है। पता चला किसी ने सोफिया को देखा ही नहीं। अब वो परेशान हो जाती है, लगता है कि कहीं आसपास दूर निकल गई हो शायद। लेकिन वक्त बीतता है, वो लौटती नहीं है, तब तक रात होने लगता है, उसे और चिंता होती है। तब मजबूरी में वो पुलिस को फ़ोन करती है। वो कहती है कि उसकी बहन ऐसे ऐसे सीढ़ियों पर पड़ रही थी और वो गायब हो गई। अब पुलिस की टीम आती है, पुलिस आसपास में लोगों से पूछताछ करती है, बाकी जगहों पे छानबीन करती है, देखती है। आसपास के सन्नाटे के इलाकों में भी पुलिस की टुकड़ियाँ भेजी जाती हैं कि देखो, पर कोई सुराग नहीं मिलता। रात से सुबह हो जाती है। इस दौरान में पुलिस सोफिया के बारे में तमाम छोटी बड़ी जानकारी उसकी बहन टाइम से लेती है, उसकी कद, हाइट, तस्वीरें, उसके दोस्त, स्कूल, कॉलेज, सबके बारे में बेसिक जानकारी। अब सारी जानकारी तो पुलिस ने ले ली, इसके बाद तलाश में जुट गई, लेकिन सोफिया का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं और एक जो चीज़ पता चली थी वो ये थी कि जिस दिन सोफिया ये पढ़ाई कर रही थी उसी दिन शाम को उसने अपने पैरों और उंगलियों पर, हाथों में पर्पल कलर के नेल पॉलिश लगाए थे। पर्पल कलर की नेल पॉलिश उसके हाथ और पैरों पे लगी थी। पुलिस के पास सारा हुलिया था, तस्वीर थी, पुलिस लगी रही, ढूंढती रही, लेकिन सोफिया का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इस दौरान में पुलिस ने आसपास के दूसरे पुलिस स्टेशन में भी खबर दी कि कोई ऐसी लड़की, फ़ोटो भी फैक्स किए भेजे, कोई हो ऐसी कदकाठी की, पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ जगहों पे कुछ हूबहू ऐसी लड़कियों की सूचना आई, लेकिन पता चला कि नहीं, ये सोफिया नहीं, कोई और है। अब करीब महीना बीत गया और सोफिया का कोई सुराग नहीं। घर वाले परेशान, पुलिस भी परेशान। अब पुलिस ढूंढ रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। एक महीने के बाद अचानक पुलिस को खबर मिलती है कि सोफिया के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब है और उस तालाब में एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस की टीम फौरन मौके पर जाती है। वहाँ पे सचमुच में एक लाश थी लड़की की। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है। कद काठी हुलिया लगभग सोफिया से मिल रहा था। इसके बाद सोफिया के घर वालों को बुलाया जाता है। सोफिया के घर वाले आते हैं और देखते हैं और पहचान जाते हैं। इस लाश की शिनाख्त की एक बड़ी वजह उसके हाथ और पैर के उस पर्पल कलर का नेल पॉलिश भी था। तो लाश को पहचान लिए गए। कपड़े भी सोफिया के ही थे, इसलिए और भी आसानी हो गई। अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा गया, रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोफिया का कत्ल हुआ है। उसे गला घोंटकर मारा गया है और कत्ल से पहले उसके साथ रेप हुआ है। अब जब कत्ल और रेप की बात आई तो आस पड़ोस के लोगों में भी गुस्सा आया। इधर पुलिस के लिए भी चैलेंज था। 1 महीने तक वो ढूंढ नहीं पाई। 1 महीने बाद लाश मिली तो वही पता चला कि रेप हुआ है। अब पुलिस ने तमाम अपने घोड़े दौड़ा दिए कातिल तक की जांच बड़ी बारीकी से की। उस लाश की जांच के दौरान पुलिस को लाश के साथ कपड़ों में लिपटे हुए नीले रंग के धागों के कुछ टुकड़े मिले, ब्लू कलर के, नीले रंग के। अब पुलिस को लगा कि ये धागा कम से कम सोफिया के कपड़ों से और उससे नहीं है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा, ना कलर और ना धागे। तो अब नीले रंग के धागे और उनके ज़रिए कातिल और रेपिस्ट तक पुलिस को पहुंचना। पुलिस ने उस नीले रंग के धागे को ही अपना हथियार बनाया और कहा इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं। अब पुलिस तफ्तीश करती रही। सबसे ज़्यादा जो शक था उसे पड़ोसियों पर था, सोफिया के, कि कोई ऐसा शख्स है जो सोफिया का जानने वाला हो,
क्योंकि सोफिया को घर से उठाकर ले जाना और इस तरीके से रेप करना सरेशाम अनजान लोगों के लिए मुश्किल होगा। पड़ोसियों के बारे में जब छानबीन शुरू की पुलिस ने, तो पुलिस को एक शख्स के बारे में पता चला जिसका नाम कार्ल था, कार्ल माइकल। ये सोफिया के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। 44 साल इसकी उम्र थी, क्रिमिनल बैकग्राउंड था, कई बार पुलिस में भी जा चुका था, थाने में। फिर ये भी पता चला टाइम से कि ये कई बार सोफिया के घर के नीचे भी आया, सोफिया से इससे बातचीत भी करते हुए लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कार्ल माइकल के पास जो कार थी, उस कार का कलर भी जो है कारपेट के कलर, बल्कि उस कार के अंदर नीले रंग का था। और उस नीले रंग के कारपेट में वैसे ही नीले रंग के धागे लगे थे। अब इस एक नीले रंग के धागे को पुलिस ने सबसे बड़ा हथियार बना लिया, क्योंकि सोफिया की लाश के साथ भी नीले रंग के धागे मिले थे। पुलिस ने इसी शक पर कार्ल को गिरफ्तार कर लिया। कार्ल कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने कोई रेप नहीं किया। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, इस इलाके में एक तुम ही हो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हो, और तुम्हारी कार के जो कारपेट है उसमें से नीले रंग के धागे जो हैं सोफिया की बॉडी से वैसे ही धागे मिले। फिर तुमने सोफिया से बातचीत भी करते हुए देखे गए थे। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी थी। पुलिस ने अब कार्ल से कहा अपना जुर्म एक्सेप्ट करो। काफ़ी टॉर्चर भी किया गया, वो मानने को तैयार नहीं कि मैं कातिल हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे पकड़कर अदालत में पेश किया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया। पुलिस से कहा कि आप बाकी की तफ्तीश पूरी कीजिए। अब पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि चलो एक रेप एंड मर्डर का केस सुलझा दिया, और जो लोगों का गुस्सा था वो कम हो गया। कार्ल जेल में है, करीब 7 महीने का वक्त बीत जाता है। कार्ल जेल में है, सोफिया के कत्ल को 7 महीने हो गए, 7 मंथ। पुलिस इधर बेफिक्र, उसकी बस यही कोशिश है कि अब कार्ल को किसी तरह सज़ा दिलाई जाए, और वो बाकी अपने कामों में जुट गई। लेकिन 7 महीने के बाद 1 मई 1997 की एक तारीख आती है, और इसी स्पोर्ट्सल्वेनिया में एक साथ एक घर से 2 बहन गायब हो जाती हैं, जिनकी उम्र 15 और 12 साल थी, दोनों माइनर थी। और ये दोनों बहनें जो गायब हुई, इनके घर वालों ने कंप्लेंट जब लिखाई तो पता चला कि ये दोनों अपने घर के बाहर लॉन में खेल रही थी। शाम का वक्त था, खेलने के बाद ये अक्सर घर लौट आती हैं। उस शाम लौटी नहीं, घर वालों ने आस पड़ोस में देखा, रात हो गई, देर रात तक भी नहीं लौटी। तो दोनों बच्चियों के पिता ने फिर पुलिस को फ़ोन किया, और लॉन में खेलने के दौरान ये दोनों बच्चियां भी अपने साथ शाम को पढ़ रही थी, किताबें भी लेकर गई थी। और लॉन में किताबें तो मिली, लेकिन बच्चियां गायब। अब जब इस गुमशुदगी की दोनों बच्चियों की खबर आई, अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा, तो पूरे शहर के लोगों को 7 महीने पुराने सोफिया की गुमशुदगी, फिर उसकी 1 महीने बाद लाश की बरामदगी, उसके रेप की कहानी, सारी चीज़ें उनके जहन में घूम गई। लोग डर गए कि लगभग जो पूरा मामला था वो कुछ कुछ वैसे ही था जैसे सोफिया अपने घर की सीढ़ी पर बैठकर पढ़ रही थी, गायब हो गई। ये दोनों बहनें अपने घर के नीचे, बल्कि घर में पढ़ रही थी, फिर लॉन में गई, गायब हो गई। किताबें वहीं पड़ी थी, सोफिया की भी किताबें वहीं पड़ी थी। अब इन दोनों बहनों की जब गुमशुदगी की खबर आई, पुलिस ने मामला दर्ज किया, और इन दोनों बहन, जिनका नाम था क्रिस्टीन और कैटी, ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बीत गए। इस दौरान में अब जिन लोगों ने सोफिया के केस को सॉल्व किया था, उन पुलिस वालों को लगा कि जिसने सोफिया का कत्ल किया, और अगर इन दोनों केसों में सिमिलरिटी है, एक जैसा है, तो फिर कातिल तो जेल में है 7 महीने से, यानी कार्ल माइकल। तो जेल में रहते हुए तो वो दोबारा कत्ल कर नहीं सकता। पुलिस ने चेक भी किया कि कहीं वो जेल से बाहर तो नहीं निकला, भागा तो नहीं, कोई सेटिंग तो नहीं। जैसे अपने कई बार होता है, लोग जेल से बाहर निकल आते हैं और शाम को निकलते हैं और फिर देर रात वापस पहुंच जाते हैं। तो पता चला नहीं, वो तो सख्त पहरे में है। अब पुलिस को लगा कि वाकई कार्ल माइकल जो है कहीं बेगुनाह तो नहीं है। 5 दिन बीत गए, पुलिस पूरी तफ्तीश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन के बाद अचानक पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। क्रिस्टीन और कैटी के घर से करीब 65 किलोमीटर दूर एक तालाब में 2 बच्चियों की लाशें मिलती हैं। पुलिस की टीम फौरन मौके पे जाती है, क्रिस्टीन और कैटी के घर वालों को ले जाती है। वहाँ पे दोनों लाशों को पहचान लेते हैं।
वो लाशें क्रिस्टीन और कैटी की ही थी, ठीक उसी तरह मिली थी जैसे सोफिया की मिली थी। पुलिस ने लाशों की बारीकी से जांच की, मुआयना किया। उन दोनों की लाशों के साथ उनके कपड़ों से भी नीले रंग के धागों के कुछ टुकड़े मिले। अब जब ये धागों के टुकड़े मिले सेम, पुलिस परेशान भी हो गई और हैरान भी हो गई, इसलिए कि सेम सोफिया की लाश के साथ नीले रंग के धागों के टुकड़े मिले थे और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने पकड़ा, जेल भेज दिया। अब वैसे ही लाश तालाब में, जैसे सोफिया की लाश तालाब में, वैसे ही धागे के टुकड़े नीले रंग के इन दोनों लाशों के साथ। तो इसका मतलब है कि क्लार्क माइकल बेकसूर था। पुलिस ने पहले केस में उसे जबरन फंसाया था, जबकि वो कहता रहा था कि मैं नहीं कर रहा हूँ। दोनों लाशों की पोस्टमार्टम हुई, फिर उसमें भी क्लियर हो गया कि इन दोनों के साथ रेप हुआ है। अब पुलिस के लिए और मीडिया में खबर आई, पुलिस की फजीहत भी हुई कि तुमने 7 महीने पहले जल्दबाजी में एक केस को गलत तरीके से सॉल्व किया। अगर उसी वक्त सही कातिल को पकड़ लेते तो शायद ये 2 बच्चियों की जान बचाई जा सकती थी। पुलिस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और चूंकि दोनों मामलों में सिमिलरिटी काफ़ी थी, अगर नीला धागा ही कातिल होने का सबूत था तो फिर खुद पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि जो कातिल जिसको आपने माना वो तो जेल में है, तो फिर ये 2 कत्ल किसने किया। तो पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी और कहा कि हमसे गलती हुई है, माइकल को सोफिया के कत्ल के इल्ज़ाम से बरी करके छोड़ दिया जाए। अदालत के पास भी कोई सबूत तो था नहीं उसके खिलाफ, अदालत ने माइकल को छोड़ दिया, लेकिन ये पुलिस ने अपना आधा काम किया। अब बाकी का काम ये था कि इन 3 कत्ल और रेप का असली गुनहगार कौन है, और पुलिस को अब एहसास हो गया कि जो भी है वो कोई सीरियल किलर है। अब पुलिस ने उसी हिसाब से अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। खोजबीन जारी रही, तफ्तीश होती रही, पुलिस के हाथ खाली रहे। हार कर पुलिस ने $1.5 लाख के इनाम का ऐलान भी किया कि जो भी कातिल का पता बताएगा उसे ये जानकारी दी जाएगी। जितने भी सीरियल किलर और बाकी लोग थे उनकी पूरी कुंडली खंगाली गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली और पुलिस के हाथ खाली रहे। करीब एक करके महीने, साल दर साल बीतते गए, 6 साल बीत गए। सोफिया और उन 2 बहनों क्रिस्टीन और कैटी के कत्ल के 6 साल के बाद 23 जून 2002, 96 में पहला कत्ल हुआ था। 23 जून 2002, 6 साल के बाद अमेरिका की एक शहर कोलंबिया की सड़क पर देर शाम एक लड़की बदहवास दौड़ रही थी। उस लड़की के दोनों हाथों में नीले रंग की हथकड़ी थी, जिसको आमतौर पे, ख़ासतौर पे वहाँ पे ये जो माना जाता है इस कलर को और उस हथकड़ी को, शेप को देख कर के लोग इसको कई सेक्स टॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक लड़की बदहवास सड़क पर भाग रही है, हाथ में नीले रंग की हथकड़ी है और हेल्प हेल्प चिल्ला रही है। बहुत सारी कारें गुजर रही हैं, कोई रुक नहीं रहा है। एक शख्स, शायद थोड़ा भला इंसान था, वो अपनी गाड़ी रोक देता है। जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, लड़की बदहवास उसे हेल्प मांगती है और कहती है मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए। वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। उसकी उम्र करीब 15 साल थी। कार ड्राइवर उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन था वो उसको वहाँ ले जाता है। लड़की पुलिस स्टेशन पहुँचती है, बेहद घबराई, बदहवास, रोती हुई, और वो पुलिस को बताती है अपनी कहानी। वो पुलिस को कहती है कि 24 घंटे पहले इसी जगह एक शख्स ने उसको किडनैप किया था और उसका कोलंबिया में, मतलब वो कह रही थी कि वो अपने घर के बाहर लॉन में पौधों को पानी दे रही थी कोलंबिया में। तभी एक आदमी उसके पास आया, उसे लगा कि शायद ये न्यूज़पेपर और मैगज़ीन वाला हॉकर है कोई बेचता। तो उसके करीब आया, उसने उससे कुछ पूछा, इसके पास कुछ ये जवाब देती। शाम का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। उस शख्स ने देखा आसपास में कोई नहीं, अचानक उसने पिस्टल निकाल ली, लड़की को पिस्टल दिखाई और कहा कि सीधे मेरे साथ चलो वरना गोली मार दूंगा। इसके बाद वो लड़की को अपनी, वहीं पे थोड़ी दूर पे उसकी एक कार खड़ी थी, उस कार के पीछे में एक प्लास्टिक की टंकी थी बड़ी सी, और वो कार पीछे से ओपन था। उसने लड़की को उस टंकी में, पानी के टंकी में बंद कर दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। उससे पहले उसने उसको वो हथकड़ी पहनाई और फिर वो उसको लेकर एक फ्लैट में चला गया।
फ्लैट में ले जाने के बाद उसने उस लड़की के साथ कई बार रेप किया। वो लड़की करीब 18 घंटे तक उसके कब्जे में रही। 18 घंटे के दौरान उसने उसका कई बार इज्जत लूटी और फिर वो थक कर उसी फ्लैट में सो गया। जब वो सो गया तो ये लड़की इसके हाथों में हथकड़ी थी। किसी तरीके से, अच्छा, उस सोने से पहले उसने फिर उस लड़की को उसी पानी की टंकी को कार से उठाकर वो अपने अपार्टमेंट में ले आया था, उस टंकी के अंदर डाल दिया। टंकी खाली थी, लेकिन लड़की किसी तरीके से उस टंकी के ढक्कन को हटाकर उस टंकी से बाहर निकली, उस अपार्टमेंट से बाहर निकली और फिर मेन रोड पर पहुंचते ही बदआवाज़ दौड़ने लगी, हेल्प हेल्प चिल्लाकर। और तभी वो शख्स, वो कार ड्राइवर उसे मिला और उसे पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस ने जैसे ही उसकी कहानी सुनी, फिर उसे लगा कई चीज़ें सिमिलर है। यहाँ पे भी लड़की अपने लॉन में थी, पौधों को पानी दे रही थी, इससे पहले दोनों पढ़ रही थी। फ़ौरन पुलिस की एक टीम कोलंबिया के उस अपार्टमेंट में पहुँचती है जहाँ लड़की ने बताया था। कोलंबिया के उस अपार्टमेंट में जब पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि इस फ्लैट में जो रहता है उस शख्स का नाम रिचर्ड है। उसकी उम्र करीब 38 साल है और ये नेवी में पहले काम कर चुका है, फिर इसने नेवी की नौकरी छोड़ दी थी। इस अपार्टमेंट में वो अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी इस वक्त कहीं थी नहीं। अब पुलिस ने अपार्टमेंट को छान मारा, लेकिन रिचर्ड मिलता नहीं। शायद इस लड़की के भाग जाने के बाद उसे एहसास हो गया था कि वो पुलिस के पास जाएगी और इसलिए उसने घर छोड़ दिया आनंद फानंद में। वो वहाँ से निकल गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है क्योंकि कम से कम नाम मालूम था रिचर्ड। फिर रिचर्ड के नाम पर पुलिस ने उसके फ़ोटोग्राफ्स डेटाबेस से उसकी सारी जानकारी निकाली। लड़की ने तस्वीर पहचान ली, बोला हाँ यही वो शख्स है। अब पुलिस की टीम लगातार रिचर्ड को ढूंढती रही और आखिरकार कोलंबिया से दूर फ्लोरिडा में कुछ दिनों के बाद रिचर्ड को पकड़ लिया। रिचर्ड को पकड़ने के बाद पुलिस उसे अपने कब्जे में लेकर आ ही रही थी। यहाँ पे भी पुलिस से गलती हुई। पुलिस ने उसकी ठीक से उस वक्त तलाशी नहीं ली। रिचर्ड के पास एक पिस्टल था। जब उसे लगा कि वो गिर गया और पुलिस उसे लेकर जा रही है, उसने चुपके से वो पिस्टल निकाली और अपने आप को गोली मार ली। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रिचर्ड की मौत हो गई। अब पुलिस के लिए हाथ फिर खाली था। पुलिस ने फिर भी उस घर से फिंगरप्रिंट्स उठाए, उस टंकी से उठाए और इत्तेफाक की बात है पुलिस को उस घर से नीले रंग के वैसे ही धागे मिले जो शुरू के 3 कत्ल में मिले थे। उन नीले रंग के धागों को उन 3 कत्ल से जुड़े हुए धागों से जो बरामद हुई थी मैच किया गया तो मिल गए। और तो और पानी की टंकी में जो तीसरी लड़की थी, जो 2 बहनें थी, क्रिस्टीना और वो, उनमें से एक के उंगलियों के निशान भी मिल गए। इतने टाइम के बाद भी वो बचे हुए थे। तो उंगलियों के निशान उस टंकी से मिलना, नीले रंग के धागे का मैच करना और फिर उन दोनों लड़कियों का डीएनए रिचर्ड के डीएनए से मैच करना, इसने साबित कर दिया कि सीरियल किलर और रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड था। और इस तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाया। लेकिन सुलझा तो लिया, बट कातिल जो है पुलिस के हाथ से निकल चुका था क्योंकि उसने खुद को गोली मार ली थी। पता चला कि रिचर्ड का बचपन बहुत ही डिस्टर्ब गुजरा था। बाप शराबी था, मारता पीटता था, ये भी गलत सोबत में रहा। बड़ा हुआ तो नेवी में चला गया, नेवी में कुछ दिन काम किए और उसके बाद फिर नेवी को भी छोड़ दिया और ऊट पटांग काम करने लगा। फिर शादी की और इसके बाद बाकी का तो पता नहीं, लेकिन ये 3 केस उसके हिस्से में आए। 3 लड़कियों का कत्ल, 3 लड़कियों का रेप, चौथी लड़की का भी उसने रेप किया। शायद वो उसका भी कत्ल करता, लेकिन वो खुशनसीब थी जो उसके चंगुल से बच निकली। तो एक धागे के टुकड़े ने आखिरकार जाने अनजाने इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया।